जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए और अमेजिंग पार्ट लेके अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट जेएस का, यानी कि रिएक्ट जेएस में प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था काम। तो फर्स्टली आपने क्या किया था, एक फर्स्ट ऐप के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने काम किया था। थोड़ी देर में इसमें फिर से काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने वीएस कोड में आ जाइए। यहाँ पर फाइल पे क्लिक करिए और ओपन फोल्डर करिए। ओपन फोल्डर करना इस तरीके से, और डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे आपको चूज करना है और न्यू फोल्डर बनाना इस तरीके से, मॉड्यूल के नाम से। मॉड्यूल के नाम से फोल्डर बना लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। यानी कि अपने प्रोजेक्ट यानी कि रिएक्ट से बाहर आपको कुछ चीजों को समझना होगा दोस्तों, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है रिएक्ट में। उसका यूज क्यों करते हैं वो समझना होगा आपको रिएक्ट के बाहर। ठीक है, एक नॉर्मल सा फोल्डर बना लीजिए। उसके अंदर जो है एक फाइल बनाएंगे सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल बनाए और बेसिक सा कोड जो होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का वो लिख दीजिए। मैंने इसे लिखा और यहाँ पर मैं मॉड्यूल यानी कि टाइटल का नाम मैंने चेंज कर दिया इस तरीके से, मॉड्यूल। और यहाँ पर मैं H1 का यूज करता हूँ इस तरीके से और लिख देता हूँ जस्ट फोर कोड। मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया जस्ट फोर कोड, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद इसको लाइव सर्वर से ओपन करना है। अब अगर आप में लाइव सर्वर का यहाँ पर वो नहीं आ रहा होगा, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आप में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन में जाएंगे। देखिए इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से सर्च करना है इस तरीके से लाइव सर्वर। इस तरीके से लाइव सर्वर आपको सर्च कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो फर्स्ट वाला लिंक दिखेगा इस पर क्लिक करना है। इस तरीके का आइकन होगा, उसको इंस्टॉल कर देना है। बस आप इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पर अनइंस्टॉल आप में भी दिखेगा जब इंस्टॉल हो जाएगा तब, ठीक है। इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जो है आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद जब आप आके राइट क्लिक करेंगे तो आप में जो है ओपन विद लाइव सर्वर दिख जाएगा, क्योंकि ये जो फाइल है इसको लाइव सर्वर से ही ओपन करना है। इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर डिफाइन करेंगे, इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपका जो है लाइव सर्वर में ये ओपन हो जाएगा, है ना। देखिए जस्ट फोर कोड लिख के आ गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने रिएक्ट से बाहर हम काम कर रहे हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट। वो जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक है, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट में समझेंगे सबसे पहले कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है उससे, ठीक है। आइए जरा अपने वीएस कोड में। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो डेटा यानी कि दो फाइल बनाना है जावास्क्रिप्ट का। एक तो सबसे पहले मैंने डेटा डॉट जेएस के नाम से बना लिया, एक और मैंने बना डेटा डॉट जेएस होगा, यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो डेटा डॉट जेएस के नाम से ये बनाएंगे। इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक और फाइल बनाना है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो डेटा डॉट जेएस एंड इंडेक्स डॉट जेएस दो फाइलें मैंने बना ली इस तरीके से। यहाँ पर आ जाइए जरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में और दोनों को यहाँ पर लिंक लिंक कर दीजिए। सबसे पहले टाइटल के ऊपर लिंक कर देते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट साथी का इस तरीके से सबसे पहले मैंने डेटा डॉट जेएस को लिंक कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस को भी लिंक कर देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इंडेक्स डॉट जेएस दोनों को इस तरीके से मैंने लिंक कर दिया। अब डेटा डॉट जेएस में आ जाइए इस तरीके से, यानी कि जो डेटा डॉट जेएस है इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट बनाया जरा डेटा के नाम से। और इसमें मैंने लिख दिया जस्ट फोर कोड, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जस्ट फोर कोड ही लिखिए। जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा। या आप एक एरे बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक एरे का डिफिनेशन किया, चलिए। एक एरे मैंने बनाया इस तरीके से और इसके अंदर मैं कुछ डेटा रख देता हूँ। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 है ना, इस तरह से डेटा रखा, 5, 6, 7। अब इस एरे का अगर आपको इंडेक्स डॉट जेएस में यूज करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। क्यों क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखिए जरा स्क्रिप्ट डॉट जेएस यानी कि जो डेटा डॉट जेएस है और जो इंडेक्स डॉट जेएस है वो सेम फाइल के अंदर लिंक है। तो इस यानी कि ये जो फाइल है आपका डेटा डॉट जेएस, इसके अंदर से किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल का आप इंडेक्स डॉट जेएस में इजीली यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में अगर डेटा को पास कर दिया इस तरीके से तो सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। आइए चल चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके आप कंसोल में जाइए इस तरीके से। तो कंसोल में जाके देखेंगे तो जो एरे है आपका वो प्रिंट हो गया है, देखें ना, इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो गया। यहाँ पर एरे आपका प्रिंट हो जाएगा, जितना भी डेटा था उसके अंदर सारा डेटा इस तरीके से प्रिंट हो गया है, देखिए ना, इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डेटा क्यों यूज हो गया, डेटा यहाँ यहाँ पर इसलिए यूज होगा क्योंकि दोनों ही फाइल आपका इंडेक्स डॉट जेएस में लिंक है, यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिंक है। तो इसका भी कोड लोड हो जाएगा और इसका भी कोड लोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोड पहले लोड हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो कांस्टेंट है वो वहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप नीचे कर देंगे डेटा डॉट जेएस को तो आपको एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा कि डेटा इज नॉट डिफाइंड, ये देखिए ना मैसेज आ गया यहाँ पर तुरंत, डेटा इज नॉट डिफाइंड। जो डेटा आप यहाँ पर कंसोल कर रहे हैं, यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के फर्स्ट फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर लिख रहे हैं, लाइन नंबर भी आ रहा है ना, फर्स्ट लाइन पे जो आप डेटा लिख रहे हैं, ये जो डेटा आप लिख रहे हैं वो कहीं पर डिफाइंड ही नहीं है। क्यों अनडिफाइंड बताया, क्योंकि पहले अब जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है ना, यानी कि पहले अब जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है और डेटा डॉट जेएस बाद में लिंक है। अगर इसी को आप पहले कर देते हैं तो डेटा डॉट जेएस का कोड यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा अनसिक्योर भी होता है, ठीक है। और जब आप मॉड्यूल का यूज करते हैं, यानी कि एज अ मॉड्यूल इसका यूज करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस का, तब आप इस डेटा डॉट जेएस को यूज कर सकते हैं आसानी से। यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और किसी मॉड्यूल के फाइल में, जैसे कि हमने इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ से डेटा डॉट जेएस को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो इंडेक्स डॉट जेएस में अगर आप यूज करना चाहते हो तो इजीली यूज कर पाएंगे आप। अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से वो लिंक हटा दीजिए
क्योंकि हम इसको हटा देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी आप इस तरह से लिंक तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे कोड करने में दिक्कत होता है, और ज्यादा कोड को, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ज्यादा, अभी तो एक ही लाइन का कोड है, अब मल्टीपल यानी कि 100 लाइन का 200 लाइन का कोड होगा, तो अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट ऐसा बना होगा जो कि यहाँ पर मैच करेगा इंडेक्स डॉट जेएस में, तब भी एरर देगा आपको, है ना। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट अगर आपने बना दिया, उसको अगर आपने यहाँ पर भी डिक्लेयर किया इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो अब यहाँ पर एक लाइन का सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड होता है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का जब कोड होगा, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट या वेरिएबल आपका मैच करेगा, तो उससे प्रॉब्लम होता है इससे। तो इस तरीके से लिंक नहीं करके, यानी कि उसको हम लिंक ना करके एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जिसको हमें यूज करना है, जहां पर भी यूज करना है, जैसे हमें डेटा डॉट, ये जो डेटा वाला कांस्टेंट है उसको इंडेक्स डॉट जेएस में यूज करना है, तो हम यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दो तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, एक तो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड होता है, दूसरा आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर करिए और यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट कर दिए। तो जो डेटा आपने एक्सपोर्ट किया उसको आप इजीली आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, यानी कि यूज करने से पहले आपको इंपोर्ट करना होगा, तब जाके यूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था इस तरीके से, डेटा के नाम से। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप डेटा के नाम से ही कॉन्सेप्ट बनाइए, आप एरे के नाम से भी बना सकते हो। तो मैंने एरे के नाम से कॉन्सेप्ट बनाया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप कांस्टेंट, इस तरह से कांस्टेंट नहीं होता, जबकि यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने से, यानी कि जब अगर आपने कुछ भी एक्सपोर्ट किया है, तो उसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर अगर आप यूज करना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं बनेगा, यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर एरे के नाम से एक कांस्टेंट बनाइए, तो ये आपका कांस्टेंट ही माना जाता है, ठीक है। एरे के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, या आप यहाँ पर समझिए कि जो डेटा यहाँ से आएगा, यानी कि यूँ समझिए कि जो जो डेटा आपका आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, वो यहीं पर रिसीव होगा इसी एरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो अगर आपने ऑब्जेक्ट रिसीव, ऑब्जेक्ट यहाँ से भेजा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना जाएगा ये। अगर आपने एरे भेजा है, तो ये एरे माना जाएगा। अगर आपने कोई नॉर्मल स्ट्रिंग भेजा है, तो ये नॉर्मल वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई फंक्शन भेजा है, तो यहाँ पर फंक्शन भी रिसीव हो जाएगा। तो अभी हमने एक एरे भेजा यहाँ से, यानी कि एरे को एक्सपोर्ट किया यहाँ से, देखिए ये वाला एरे है, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो हमने एरे के नाम से एक कांस्टेंट बना लिया, है ना। यानी कि आपने यहाँ पर एरे के नाम से वेरिएबल बनाया, और इसका जो है फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ? देखिए जहां पर आपका इंडेक्स डॉट जेएस है, वहीं पर है आपका डेटा डॉट जेएस, ठीक है। तो बस डेटा डॉट जेएस का लोकेशन देना है, तो सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लेश का यूज करेंगे, और डेटा डॉट जेएस इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, डेटा डॉट जेएस। तो जो डेटा डॉट जेएस ने एक्सपोर्ट किया, वो इजीली यहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन डेटा का यूज नहीं करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम एरे लिखेंगे, यानी कि ये वाला जो एरे वाला है वेरिएबल, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मेनली इसमें जो आप भेजते हो वही रिसीव होता है ना। यानी कि अगर आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा, तो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। अगर आपने कोई नॉर्मल एरे भेजा, तो एरे रिसीव होगा। अगर आपने कोई फंक्शन एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पर फंक्शन एक्सपोर्ट होगा। इसी कॉन्स्टेंट का मैंने यहाँ पर यूज किया इस तरीके से। और अगर आप जाके चेक करेंगे, तो अभी देखिए क्या आएगा, एरर आएगा कि कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल के बाहर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि लिख के क्या आया कि मॉड्यूल होना चाहिए, अगर आपने इंपोर्ट कीवर्ड लगाया है इसके अंदर, तो ये इसका जो टाइप है वो मॉड्यूल होना चाहिए, है ना। मॉड्यूल के बाहर आप जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। ये जो इंपोर्ट कीवर्ड आपने लगाया ना, तो आप इंडेक्स डॉट जेएस को आपको मॉड्यूल बनाना होगा, यानी कि जब मॉड्यूल ये वर्क करेगा, तब आपको मॉड्यूल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और देखिए जहां पर आपने इंडेक्स डॉट जेएस को लिंक किया था, उसी का टाइप का वैल्यू डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, मॉड्यूल। टाइप का वैल्यू क्या कर देंगे हम? मॉड्यूल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। देखिए डेटा आ गया यहाँ पर, प्रिंट हो गया इस तरीके से, यानी कि जो एरे आपने एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब जरूरी नहीं कि यहाँ से एक ही डेटा एक्सपोर्ट किया जाए, अभी तो एक ही लाइन का कोड आपने लिख के एक्सपोर्ट किया। यहाँ से बड़े बड़े फंक्शन को एक्सपोर्ट किया जाता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सपोज करिए एक और ऑब्जेक्ट होता है आपका, उसको भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो मैंने ऑब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से, यानी कि कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ सिर्फ। तो मैंने नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया, और यहाँ पर मैं लिख दिया अलोक। उसके बाद मैंने कॉमा से सेपरेट किया, और रोल के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3। उसके बाद जो है मैंने एक और प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से, ईमेल के नाम से, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दिया a@gmail.com। सही, ठीक है। अब इसको अगर आपको रिपीट करना है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको एरे के अंदर लॉक करना होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इस तरीके से। अब इसको भी अगर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इसको आप? देखिए अब यहाँ पर मल्टीपल चीजों को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे दो चीज हो गया यहाँ पर, एक तो डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। तो अब अगर आपको मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे, और जेसन का सिंबल देंगे इस तरीके से। और डेटा के नाम से ही अगर आप चाहते हैं कि डेटा के नाम से ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो, तो डेटा को यहाँ से भेज देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के नाम से ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से भेज देंगे, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट। इस तरीके से लिखने का मतलब ये हुआ
कि इसके पहले डेटा के नाम से प्रॉपर्टी इस तरीके से ऑटोमेटिक बन जाएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम से प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप चाहें तो ये इतना लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट डिक्लेयर कर देगा अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो। अच्छा, अगर चाहें तो इसको चेंज करके डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ओबीजे कर दें, तो अब ये किससे एक्सेस होगा, ओबीजे से एक्सेस होगा। अगर आपने यहाँ पर डेटा के जहाँ एक्स कर दिया तो अब ये एक्स से एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अगर आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया तो उसी के नाम से प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ से आपने दो चीजों को एक्सपोर्ट किया, तो इंडेक्स डॉट जेएस में यहीं पर वो रिसीव होगा। अरे के अंदर ही आप चाहें तो किसी भी नाम से ऑर्डर बना सकते हैं, इसी के अंदर ही रिसीव हुआ, दोनों इसी के अंदर रिसीव हो जाएगा। अब दोनों रिसीव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी में है, तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ दोनों को एक्सेस करना होगा। जैसे अगर आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो अरे डॉट डेटा इस तरह से लिख देंगे, और अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, अरे डॉट ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, ये देखिए ना। यानी कि ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर प्रिंट हो और ये जो डेटा है वो भी प्रिंट हो गया इस तरीके से, यानी कि जो एरे था वो भी आपका प्रिंट हो गया। आप सपोज करो कोई फंक्शन भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना था यहाँ से, यानी कि सपोज करो मैंने कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से डेमो के नाम से, डेमो के नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, यानी कि एक एरो फंक्शन का डेफिनेशन किया मैंने डेमो के नाम से, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न की वर्ड कर यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दिया जस्ट फॉर कोड। तो ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, कॉमा लगा के डेमो को भी यहाँ से भेज दीजिए इस तरीके से, तो डेमो भी वहां पर चला जाएगा। अच्छा, फंक्शन के रूप में यहाँ से नहीं भेजेंगे, इस तरीके से फंक्शन नहीं बना के भेजेंगे, सिर्फ बस आपको अपना कांस्टेंट यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो ये फंक्शन है, ये भी एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये भी आप यूज कर पाएंगे। जैसे अगर आपने यहाँ से कुछ रिटर्न किया, देखिए इसके अंदर से आपने रिटर्न किया जस्ट फोर कोड, तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंसोल में जस्ट फोर कोड प्रिंट हो जाए, तो अरे के अंदर से जो आपका डेमो वाला फंक्शन उसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी देखेंगे तो नीचे की तरफ आपका जस्ट फोर कोड भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए है ना, ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हुआ, एरे भी प्रिंट हुआ, और जस्ट फोर कोड भी प्रिंट हो गया इस तरीके से। तो जब मल्टीपल यानी कि बड़े लाइन का कोड होता है तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि दूसरे मॉड्यूल के फाइल में, यानी कि दूसरे जावास्क्रिप्ट के फाइल में उसका आप आसानी से यूज कर सके। तो अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि मॉड्यूल हम क्यों बनाते हैं किसी पेज को, तो आप सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि मॉड्यूल हम किसी पेज को इसीलिए बनाते हैं ताकि हम दूसरे जावास्क्रिप्ट का कोड या दूसरे जो है किसी भी पेज का कोड हम आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की ही बात करेंगे कि दूसरे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम किसी मॉड्यूल के अंदर आसानी से एक्सेस कर सके, बस इसीलिए मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। मॉड्यूल बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो है किसी दूसरे जावास्क्रिप्ट का कोड आप आसानी से जो है मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड के थ्रू। लेकिन शर्त यह है कि जो दूसरा वाला जावा स्क्रिप्ट है आपका वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ से अगर आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो इंपोर्ट लगाने का क्या मकसद है, यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट लगाने से अपने डेटा डॉट जेएस को रिक्वायर कर लिया, अगर ये कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा आपका यहाँ पर, है ना। ये देखिए एरर आ रहा है, डेटा डॉट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम, यानी कि डेटा डॉट जेएस जो आपने इंपोर्ट किया वो कुछ नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, मैंने एक्सपोर्ट किया। तो मल्टीपल चीजों को आप एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और आपका होता है एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड। एक और चीज समझ लीजिए जरा, जैसे हम चाहते हैं कि डेटा हम एक्स से रिसीव करें, तो यहाँ पर आपको एक्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर देना है। अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्ट आपका वाई से रिसीव हो, तो यहाँ पर वाई के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि जो है जो डेमो फंक्शन है आपका वो जो है ए के नाम से रिसीव हो, तो यहाँ पर आपको ए के नाम से प्रॉपर्टी सेट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंसोल में देखेंगे तो एरर आएगा, क्या एरर आएगा, अनडिफाइंड आया है ना, इस तरीके से अनडिफाइंड आया है, देखिए ना, एरर डॉट डेमो इज नॉट अ फंक्शन बताया गया। तो अब आपको यूज भी इसी तरीके से करना है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कैसे यूज करना है, एरे के अंदर से आपको एक्स को यूज करना है, और एरे के अंदर से जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था वहां पर वाई का यूज करना है, और जहां पर आपका फंक्शन था वहां पर आपको ए का यूज करना है। जैसे आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने इसका नाम एक्स रखा, इसका नाम वाई रखा, और इसका नाम ए रखा, तो उसी के नाम से यहाँ पर आपको यूज करना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको वैल्यू बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। जैसे अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो आप जो है एक्स को एक्सेस करेंगे, डायरेक्ट डेटा नहीं एक्सेस करेंगे अगर डिक्लेयर है तो। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वाई को एक्सेस करेंगे। अब जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पर। तो वही चीज हुआ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया आपका, और ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने प्रॉपर्टी रीड किया एक्स, ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने प्रॉपर्टी रीड किया वाई, और ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने प्रॉपर्टी रीड किया ए। तो ए एक फंक्शन था, इसलिए यहाँ पर फंक्शन ब्रेकर लगा के इसको कॉल किया गया। आइए जरा देखते हैं, तो अभी भी वैसे ही प्रिंट होगा जैसे पहले प्रिंट हो रहा था। तो ये तो हो गया आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट।
यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसको बोलते हैं। तो एक होता है आपका एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का अगर आपको यूज करना है तो जो फंक्शन है ना, बस इसके पहले यानी कि सभी वेरिएबल से पहले बस आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट लगा देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का अगर आप यूज करते हो, तीन चीज को आपने एक्सपोर्ट किया, तो इसका रिसीव करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जिस जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया होगा, जैसे डेटा के नाम से एक्सपोर्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सपोर्ट हुआ और डेमो के नाम से एक्सपोर्ट हुआ, तो इसी के नाम से आपको रिसीव करना होगा। कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेटा को आप जो है मेटा के नाम से नहीं रिसीव कर सकते हो। यहाँ से हमने तीनों को एक्सपोर्ट किया। यहाँ पर आ जाइए जरा, तो इसका रिसीव करने का तरीका भी कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीपल चीजों को एक्सपोर्ट किया है। तो एक ऑब्जेक्ट नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मल्टीपल चीज एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको डिस्ट्रक्चर करना होगा। डिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ पर अरे लिख रहे थे, वहां पर आपको जेसन जेसन का सिंबल देना है इस तरीके से। और जो पहले जैसे आपने डेटा को पहले रिसीव करना है, तो बस डेटा आप यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, अगर आपको जो है ऑब्जेक्ट को रिसीव करना है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके अंदर, यानी कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है इस तरीके से। और तीसरा, अगर आपको डेमो को रिसीव करना है तो डेमो लिख दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप डेमो को पहले नहीं रिसीव कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस जिस तरीके से आप नाम देंगे उसी तरीके से वो रिसीव हो जाएगा। अगर आपने डेमो को यहाँ रिसीव कर लिया तो यहाँ पर भी रिसीव हो जाएगा डेमो, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो नाम यहाँ पर जहाँ मैच करेगा वहीं रिसीव हो जाएगा। जैसे डेमो लास्ट में मैच करेगा तो डेमो आपका लास्ट में रिसीव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपने जिस नाम से भी भेजा होगा, जिस नाम से भी एक्सपोर्ट किया होगा, उसी नाम से यहाँ पर रिसीव करेंगे। डिस्ट्रक्चर करके इसको बोलेंगे, डिस्ट्रक्चर करना, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रक्चरिंग किया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करना। तो जब आप एरे के अंदर यानी सॉरी जेसन के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल रिसीव करते हैं, तो उनको उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब डिस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका ये भी चेंज होगा। आपका सबसे पहले डेटा अगर रिसीव करना है तो डेटा डिफाइन करिए। अगर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए। और इससे अगर आपको डेमो वाले फंक्शन को कॉल करना है तो यहाँ पर आपको डेमो वाले फंक्शन को इसी से कॉल करना है। तो अभी भी जैसे पहले प्रिंट होता था वैसे अभी भी प्रिंट होगा, ये देखिए ना, ऐसे ही प्रिंट हुआ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड में यही डिफरेंस है कि अगर आपने एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का यूज किया है तो यानी कि जो है रिसीव करने का थोड़ा तरीका आपका चेंज होता है। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज किया है तो रिसीव करने का तरीका आपका यानी कि थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रिसीव हो जाएगा, आपको इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि इसी के अंदर सारा रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऑल डेटा के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। वह जहाँ जहाँ आप अरे का यूज कर रहे थे वहां पर ऑल डेटा का यूज करिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर ऑल डेटा, यहाँ पर भी ऑल डेटा और यहाँ पर भी ऑल डेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट इसीलिए करते हैं ताकि हम इसका यूज किसी दूसरे जावास्क्रिप्ट के कोड में कर सकें। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मतलब काम है वो क्या है, कुछ भी एक्सपोर्ट करना और दूसरे फाइल में उसको इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने मतलब आपने रिसीव किया उसको, ठीक है। तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कीवर्ड्स के बारे में आपसे आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्सपोर्ट कीवर्ड्स का मतलब, अगर आपने आपसे क्वेश्चन होता है कि एक्सपोर्ट कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं, तो आप समझेंगे, आप उनको बताएंगे कि एक्सपोर्ट कीवर्ड का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि हम दूसरे जावास्क्रिप्ट फाइल में उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकें। या इंपोर्ट करने के इंपोर्ट कीवर्ड का यूज क्यों होता है, तो आपको सिंपल शब्दों में बोलना है कि इंपोर्ट कीवर्ड का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम दूसरे यानी कि जो दूसरा वाला जावास्क्रिप्ट हमारा कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हम इंपोर्ट करके यूज कर सकें, ठीक है। तो इंपोर्ट कीवर्ड किसी भी डेटा को रिसीव करने के लिए और एक्सपोर्ट कीवर्ड किसी भी डेटा को भेजने के लिए यूज होता है। बस सिंपल शब्दों में आपको ये समझना है कि एक्सपोर्ट का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी डेटा को यहाँ से भेज सकें दूसरे जावास्क्रिप्ट के पेज में। और इंपोर्ट कीवर्ड का इसलिए यूज होता है ताकि हम दूसरे जावास्क्रिप्ट से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव कर सके। तो जरूरी नहीं कि इंडेक्स डॉट जेएस में ही आप इसको रिसीव करिए, अगर और भी जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है यहाँ पर तो सभी में ये रिसीव होता है। मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा, तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल क्यों बनाते हैं, तो आपको सिंपल शब्दों में बोलना है कि मॉड्यूल इसलिए बनाते हैं ताकि हम दूसरे जावास्क्रिप्ट का कोड, यानी कि दूसरे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम आसानी से अपने मॉड्यूल के अंदर, यानी कि जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर यूज कर सकें, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है इसके अंदर, बेनिफिट ये है कि आप जो है डेटा डॉट जेएस के सभी कोड को आपने अगर एक्सपोर्ट किया है तो सभी कोड को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, एरे है, फंक्शन है ना। तो ऐसा हमें बड़े बड़े लाइन में बहुत थाउजेंड्स ऑफ लाइन में कोड करना होता है, इसी तरह से एक्सपोर्ट करके। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, है ना, जो कि काफी सारे जगह पे यूज होते हैं। तो यही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट पे आप रिएक्ट में काम करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको अलग से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने नोट करने बोला है, यानी कि जो मैंने आपको बोला है कि इंटरव्यू वगैरह में ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको नोट रखना है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे मॉड्यूल के बारे में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल किस लिए बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आपको सिंपल शब्दों में बोलना है कि मॉड्यूल हम इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरे जावास्क्रिप्ट के कोड को मॉड्यूल के अंदर यूज कर सके, ठीक है। तो जैसे अभी आपने मॉड्यूल बना के देखा,
आपने इंडेक्स डॉट जेएस को मॉड्यूल बनाया था, और मॉड्यूल बनाने का फायदा क्या हुआ कि हमने जो है डेटा डॉट जेएस का जो कोड था हमारा, यानी कि डेटा डॉट जेएस के अंदर जो एरे था, ऑब्जेक्ट था, जो फंक्शन था, उसका उसका हमने अपने मॉड्यूल के अंदर यूज किया। इसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट कीवर्ड जहां पर यूज करते हैं उसी उसी फाइल को मॉड्यूल बोला जाता है। चलिए ठीक है, इसको कट कर देंगे। आपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिए, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऐप के नाम से प्रोजेक्ट था उसको ओपन करिए। जो फर्स्ट ऐप के नाम से प्रोजेक्ट था इसको ओपन करेंगे। तो वीएस कोड में जाता हूँ मैं इस तरीके से, और ओपन रिसेंट कर लेता हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट ऐप के नाम से ये रहा प्रोजेक्ट, इसको मैंने ओपन कर लिया। प्रीवियसली आपने क्या काम किया था, ऐप डॉट जेएस में माई फर्स्ट ऐप इस तरीके से लिखा था, और इसके लिए एक सीएसएस फाइल बनाया था ऐप डॉट सीएसएस के नाम से, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बना हुआ था, इसके अंदर बस हमने एचटीएमएल को सेलेक्ट करके इसका कलर रेड किया था। इसको रन करने के लिए दो जगह से आप रन कर सकते हो, वीएस कोड से भी रन कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एनपीएम स्टार्ट, तो इससे भी रन हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है इसको रन करने का, कि आप कमांड से रन करो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड में ही रन करा करिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ऊपर यूआरएल में इस तरीके से सीएमडी टाइप करेंगे। सीएमडी जैसे आप टाइप करेंगे, आपका जो लोकेशन के साथ ये आपको सीएमडी में ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर आपको लिखना है एनपीएम स्टार्ट इस तरीके से। तो जब आपने एनपीएम स्टार्ट जैसे ही आप लिखेंगे, ये ब्राउजर में रन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये 2-5 सेकंड का टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये, और ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा ब्राउजर में आपके। तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर में ये ठीक से रन हो जाएगा, ये देखिए रन हो गया ना। तो कल हमने क्या किया था, माई फर्स्ट एक में नाम से कुछ यहाँ पर टेस्टिंग किया था। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से जस्ट फॉर कोड। मैंने लिखा इस तरह से जस्ट फॉर कोड, ठीक है। यहाँ पर तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट फॉर कोड हो जाएगा, देखिए ना, रिलोड करेंगे यहाँ पर, ये देखिए जस्ट फॉर कोड यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ, अच्छा एक और चीज आप समझिए जरा। जैसे कि जिसमें डिजाइनिंग का काम होता है, जैसे यहाँ पर डिजाइनिंग का काम है, जहाँ पर एचटीएमएल सीएसएस का यूज होता है, यानी कि एचटीएमएल का कोड लिखा होता है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट का फाइल। इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट का फाइल। इसमें डिजाइन का काम हुआ है ना, इसमें आपने डिजाइन का काम किया, तो ये एक कंपोनेंट का फाइल है, ठीक है। इसको कंपोनेंट का फाइल बोलते हैं। क्यों, अब देख के ही आपको पता करना है कि कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा नॉर्मल फाइल है। तो जिसमें जो है एचटीएमएल से रिलेटेड कोड हो, उसी को समझेंगे कि ये कंपोनेंट है कोई, ठीक है। और ये किस, क्या नाम है इस कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का नाम है एक ऐप कंपोनेंट, ठीक है। इसका नाम है ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट क्यों, क्योंकि जो इसका फाइल का नेम होगा उसी के नाम से आपको कंपोनेंट का नाम मतलब बोलना है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऐप कंपोनेंट। तो देखिए जो आपने कांस्टेंट बनाया था, तो फर्स्ट ऐप के नाम से कांस्टेंट ना बना के आप किसके नाम से कांस्टेंट बनाइए, ऐप कंपोनेंट, यानी कि ऐप के नाम से कांस्टेंट बनाइए, तो ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ताकि आपको सोचना ना पड़े। अभी हम नया कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ से आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, ऐप को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी तक आप फर्स्ट ऐप को कर रहे थे, तो अब आपको यहाँ पर ऐप का यूज कर लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से आपका कंपोनेंट बना हो, यानी कि कंपोनेंट का फाइल जिस नाम से बना हो, उसी नाम से उसका फंक्शन बनाइए, तो ज्यादा बेटर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अभी भी वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था, जस्ट एक्सपोर्ट कोड, ये देखिए इस तरीके से दिखा। अब हमें नया कंपोनेंट बनाना है, तो नया कंपोनेंट हम कहाँ बनाएंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जितना भी कोड से रिलेटेड काम करना होगा, जितना जितना भी आपको कंपोनेंट का फाइल बनाना, कुछ भी बनाना होगा, वो एसआरसी फोल्डर के अंदर ही बनेगा। तो इसे एसआरसी के अंदर आइए जरा, एक कंपोनेंट बनाइए। जब सबसे पहले नैप बार डॉट जेएस के नाम से, तो नवबार डॉट जेएस इसके नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया। अब ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो कंपोनेंट है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर नवबार के नाम से फंक्शन बनाया, आपको सोचना ना पड़े, इसलिए जिस नाम से आपका कंपोनेंट का फाइल है उसी नाम से यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो कंपोनेंट का फाइल नवबार के नाम से है, तो मैंने नवबार के नाम से यहाँ पर जो है कंपोनेंट बनाया। अच्छा, कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल रखा जाता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल में यूज करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है जरा डिजाइन के नाम से, इस तरीके से, और डिजाइन को ही रिटर्न करना होता है आपको, ठीक है। तो इसके बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डिजाइन में कुछ भी, जब जैसे मैंने H1 का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने H1 का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेप बार, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर लिख दूंगा नेप बार, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ से डिजाइन को आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिजाइन को रिटर्न कर देंगे। तो मैंने डिजाइन को रिटर्न कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नेप बार वाला कांस्टेंट है, यानी कि जो फंक्शन है आपको, इसको आपको इसके बाहर से एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे इस तरीके से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और जो है यहाँ पर आपको नेप बार को एक्सपोर्ट कर देना, यानी कि जो नेप बार आपने बनाया उसको एक्सपोर्ट कर देना। तो ये भी आपका एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी अब ये आपको ये नहीं दिखेगा एक्सपोर्ट करने से मात्र, ये आपको नहीं दिखेगा। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पर ऐप डॉट जेएस को एक्सपोर्ट किया था, तो ये डायरेक्ट दिख गया था। ये भी डायरेक्ट नहीं दिखता है, अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट नहीं दिखता है, इसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करके यूज किया जाता है। अभी नेपाल वाला क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने उसका यूज नहीं किया। एक्सपोर्ट तो आपने किया,
यानी कि नेटबार डॉट जेएस को एक्सपोर्ट तो किया, लेकिन आपने कहीं पर भी इसको इंपोर्ट करके यूज नहीं किया। ठीक है, तो एफ डॉट जेएस में आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जैसे हम एफ डॉट जेएस को एक्सपोर्ट करते तो वैसे ही ये दिख जाता था, क्योंकि ये ऑलरेडी इंपोर्टेड होता था, यानी कि इंपोर्ट करके यूज किया जा चुका है ये, इसलिए। तो कहाँ यूज किया गया इसका, देखिए जरा। इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से एक मॉड्यूल होगा आपके अंदर, ये रहा इंडेक्स डॉट जेएस है ना, ये मॉड्यूल का फाइल है, इसके अंदर ही आपका ऐप जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, ये देखिए ना। इसको अगर आपने इंपोर्ट करना, यानी कि ये आपका यहाँ पर यूज होता है, देखिए जरा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कमेंट कर दें इस तरीके से, और इसको भी कमेंट कर दें, तो जो आपका ऐप जो है एक्सपोर्ट हो रहा था अब, यानी कि जो आपने इंपोर्ट किया था वो अब यहाँ पर नहीं दिखेगा। देखिए दो डबल फॉरवर्ड सेल लगा दी, अच्छा इसको हटा दीजिए यहाँ से इस तरीके से। तो अभी तक यहाँ पर जो आपको दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, ये देखिए नहीं दिखा। तो वो इसी की वजह से दिख रहा था कि आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर आपने उसका जो है कंपोनेंट का यूज किया, तो किसी यहाँ पर आपने ऐप के नाम से यहाँ पर रिसीव किया, इसलिए ऐप का कंपोनेंट यहाँ पर बनाया। तो अब ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यानी कि जस्ट फॉर कोड जो 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 आपने वहां पर लिखा वो दिख जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, नेटबार का भी यहाँ पर यूज करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां से आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो नेटबार के नाम से यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है इस तरीके से। कहाँ से इंपोर्ट करना है, जहां पर आपका जो है, जहां पर आपका इंडेक्स डॉट जेएस है वहीं पर है आपका नेटबार डॉट जेएस, तो डॉट जेएस यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जहां पर आपका इंडेक्स डॉट जेएस है वहीं पर है आपका नेटबार डॉट जेएस। ठीक है, तो सिंगल डॉट का यूज करेंगे और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल लेकर नेटबार डॉट जेएस, तो डॉट जेएस यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका आपको कंपोनेंट यहाँ पर यूज करना है, तो बस आपको यहाँ पर स्टेप पे लिखना है नेटबार, नेटबार इस तरह से लिख दीजिए। इसको इस तरह से आप क्लोज कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से भी आप क्लोज कर सकते हो, और आप चाहें तो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो, यानी कि मतलब लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं लॉन्ग हैंड क्लोजिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड क्लोजिंग। तो आप शॉर्ट हैंड का यूज यूज करिए। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे हमें लॉन्ग हैंड का भी यूज करना पड़ता है, तो उसको हमने क्या किया, शॉर्ट हैंड तरीके से क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर देखेंगे तो नेटबार आपको दिख जाएगा। अब हमें इसमें कुछ डिजाइन का काम करना है, तो आइए जरा नेटबार डॉट जेएस में, और ये जो H1 से आपने लिखा था इसको हटा दीजिए। सबसे पहले आपको इसके अंदर यूएल को स्टार्ट करना है इस तरीके से, यानी कि एक यूएल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, यूएल को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद आपको एल बनाना है इस तरीके से, एल क्लोज करिए, उसके अंदर जो है आपको एंकर टैग बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ए टैग को लिया, इस तरीके से क्लोज कर दिया। एचआरएफ का वैल्यू हैश रखेंगे, यानी कि एचआरएफ का वैल्यू फिलहाल हम हैश रखेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा होम। ऐसी एल को कॉपी कर लिया जरा कंट्रोल से करके, और यहाँ पर आपको कंट्रोल भी कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिख देना है अबाउट। तो होम और अबाउट मैंने लिखा। यहाँ पर आकर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए दोनों दिखेगा आपको। अब आपको इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए आपको सीएसएस का फाइल बनाना होगा इसके लिए। ठीक है, तो सीएसएस का फाइल बना लेंगे सबसे पहले इसके लिए। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर है ये जरा, और यहाँ पर आपको नेपबार डॉट सी एस एस इसके नाम से फाइल बना लेना, नेपबार डॉट सी एस एस के नाम से। और यहाँ पर आपको सबसे पहले यूएल को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यूएल में विथ दे दीजिए। तो मैंने विथ का यूज किया इस तरीके से, मैंने डिफाइन किया 100%। और यहाँ पर जो है आपको हाइट का यूज करना है, हाइट डिफाइन करके इसका जो है 70 पिक्सल। उसके बाद आपको इसमें जो है बॉर्डर का यूज करिए जरा, बॉर्डर में डिफाइन कर दिया इस तरीके से 1 पिक्सल सॉलिड शार्प सी, यानी कि ये वाला कलर मैंने दे दिया। उसके बाद मैं बॉक्स शेडो का यूज करता हूँ, तो बॉक्स शेडो मैंने डिफाइन कर दिया 0 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने 5 पिक्सल का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ डी शार्प डी, ये मैंने कलर दे दिया। अभी रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने, यानी कि जो आपने नेटबार डॉट सी एस एस बनाया उसको आपने लिंक नहीं किया नेटबार डॉट जेएस कंपोनेंट के अंदर। तो इस कंपोनेंट में आइए और सबसे ऊपर लिंक करने का काम करेंगे, यानी कि जो फंक्शन होता है इसके ऊपर ही लिंक करने का काम किया जाता है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है उस फाइल को। तो इंपोर्ट का यूज करिए, और यहाँ पर आपको जहां पर आपका नेटबार डॉट जेएस है वहीं पर है आपका नेटबार डॉट सी एस एस, इसलिए बस यहाँ पर आपको नेटबार डॉट सी एस एस इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब ये लिंक हो जाएगा, और लिंक होते इसमें फर्क आपको दिख जाएगा, ये देखिए ना इस तरह से दिखा। ठीक है, तो इसका हाइट ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिए, इसका हाइट थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ से तो 70 पिक्सल था इसको 50 पिक्सल कर देंगे सही से। ठीक है, ये देखिए अभी ये ऐसे दिखा। अभी हमें क्या करना है, इसको जो है एक दूसरे के बगल में दिखाना है, तो यहीं पर आइए जरा, और इसमें आपको डिफाइन करना है डी हैपन फ्लेक्स, यानी कि इसमें डी फ्लेक्स का वैल्यू यूज करना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है इसके अंदर, इस तरह से डिफाइन करिए जरा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे आप करेंगे ये दूसरे एक दूसरे के बगल में दिखेगा। इन दोनों के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो गैप नाम का एक प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करेंगे, यानी कि गैप का इस तरह से यूज करेंगे, और इसमें डिफाइन कर दिया जरा 30 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपको गैप दिख जाएगा दोनों के बीच में। अब आपको बुलेट्स को रिमूव करना है, और ये जो अच्छा ये जो कंटेंट है हमारे ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे आप जस्टिफाई कंटेंट कर करिए इस तरीके से, और यहाँ पर सेंटर कर दिया। तो अभी आपको सीएसएस बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूज करना है, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अलाइन आइटम का भी यूज करिए और सेंटर कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आपको सीएसएस का यूज बताया जा रहा है, देखिए बिल्कुल सेंटर में हो गया। तो आप चाहें तो इसका जस्टिफाई आप यहाँ पर सेंटर ना करके स्टार्ट कर दीजिए जरा, तो ये स्टार्टिंग में दिखेगा, यानी कि यहाँ पर
इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको बुलेट्स रिमूव करना है, तो बुलेट्स रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो यूएल है इसके अंदर से सबसे पहले एल आई को सिलेक्ट करिए और लिस्ट स्टाइल को आपको क्या कर देना है, नन कर देना। तो इससे बुलेट्स आपका रिमूव हो जाएगा। इससे बुलेट रिमूव हो गया। अब एंकर टैग पे आपको काम करना है, तो यूएल के अंदर से एल आई और एल आई के अंदर से ए टैग को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी कि जो उसके अंदर अंडरलाइन आ रहा है उसके नीचे, वो अगर आपको हटाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। तो जो अंडरलाइन आ रहा था वो अब हट जाएगा। इसका फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाइए, तो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली का इसके अतिरिक्त से यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा मैं वरदाना। इसके साथ-साथ मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का किया और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ 24 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके मैंने डिफाइन कर दिया। देखिए ज़रा, अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। अच्छा, कलर भी चेंज कर दिए ज़रा, तो कलर का यूज़ करेंगे, यानी कि कलर नाम का प्रॉपर्टी होता है, इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे शार्प 000 यानी कि ब्लैक कलर। अब इसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस कंपोनेंट को आपको कहाँ दिखाना है, ऊपर इसके दिखाना है जेएस फोर कोड पे या नीचे दिखाना है, वो यहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अगर आपको ऊपर दिखाना होगा तो बस इसको आपको ऊपर कर देना है। तो आपका जो कंपोनेंट है वो नेम बार वाला वो ऊपर की तरफ दिखेगा और नीचे की तरफ जस्ट फोर कोड दिखेगा। अगर आपको इसको नीचे दिखाना है तो आप इसको बस नीचे कर दीजिए, अब ये नीचे दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसी लाइन में आपको छेड़खानी करनी है और ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें वो आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। सबसे पहले एक और कंपोनेंट बनाइए जरा यहाँ पर। तो एसआरसी के अंदर आइए जरा और यहाँ पर फूटर के नाम से एक कंपोनेंट बना लीजिए। तो फूटर डॉट जेएस इसके नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया। तो सबसे पहले अगर ये कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाइए जरा, फूटर के नाम से ही बना लीजिए। तो मैंने फूटर के नाम से एक फंक्शन बनाया था, इससे एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ भी डिफिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे इस तरीके से, और जो फूटर है हमारा उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फूटर फंक्शन है इसके अंदर आपको एक कांस्टेंट बनाना है डिजाइन के नाम से इस तरीके से, और इसी डिजाइन के अंदर आपको कोड रखना है अपना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सारा डिजाइन का काम होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से H1 से फूटर, यानी कि H1 का मैंने यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं फूटर। ठीक है, तो फूटर हो गया। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न करना होगा। तो किसको रिटर्न करेंगे हम, डिजाइन को, यानी कि जो डिजाइन है उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अभी आपको स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको स्ट्रक्चर समझाया जा रहा है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, सीएसएस का फाइल कैसे लिंक करना है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है, अभी बड़ा कोड नहीं कर रहे हैं हम, बस एक ही दो लाइन का कोड करें। तो अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया फूटर को, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अभी ये नहीं दिखेगा, तो इसको कहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि जो आपका मॉड्यूल का फाइल है वो इंडेक्स डॉट जेएस है, यही सारी चीजों को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने जिस तरह से नेपबार को इंपोर्ट किया था, वैसे ही आप इंपोर्ट करिए जरा फूटर को। तो मैंने जो फूटर है उसको इंपोर्ट किया इस तरीके से। कहाँ से इंपोर्ट किया, जहां पर आपका जो है इंडेक्स डॉट जेएस है वहीं पर आपका फूटर डॉट जेएस है, इसीलिए मैंने ऐसा लोकेशन दिया। ठीक है, ये रिसीव हो जाएगा। अब कहाँ यूज करना है, ऐप के ऊपर यूज करना है, ऐप के नीचे यूज करना है, नेम बार के ऊपर यूज करना है, कहाँ यूज करना है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे आप। तो मुझे ऐप के ऊपर यूज करना है, इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से फूटर। तो अब जो फूटर है आपका वो ऐप के ऊपर यूज हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। देखिए ये जो फूटर यहाँ पर यूज हो गया, तो ये जो है आपका लॉन्ग हैंड क्लोजिंग है, तो शॉर्ट हैंड का यूज करिए क्लोज करने के लिए। यहाँ पर इस तरीके से क्लोज करिए। ठीक है, तभी भी फुटर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसको हमें नीचे करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस इसी कंपोनेंट को आपको नीचे की तरफ डिफाइन कर देना है। तो अब ये जो फुटर है आपका नीचे की तरफ दिखेगा। अगर आप चाहते हो जो आपका नेम बार है वो ऊपर की तरफ दिखे, तो बस इस नेम बार को आपको क्या कर देना है, ऊपर कर देना है। अब आपका जो नेम बार है वो ऊपर दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अब हमें इस पे फुटर पे काम करना है। तो फुटर के लिए हम एक सीएसएस का फाइल बना लेते हैं जरा। तो आइए जरा फुटर के लिए सीएसएस बनाने के लिए एसआरसी फोल्डर के अंदर आएंगे और इसके अंदर फुटर डॉट सी एस एस, फूटर डॉट सी एस एस इस तरीके मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाइए जरा फूटर डॉट जेएस में, फूटर डॉट जेएस के अंदर आना और इसको एक डिप से लॉक कर देना। कंट्रोल एक्स करिए जरा, एक डिप बनाइए इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिप को बनाया और इसके क्लास का यूज करेंगे इसके लिए। तो क्लास नहीं होता इसके अंदर, क्लास नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो इसके अंदर क्लास नेम का नाम का प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है, उसका यूज करना है। और यहाँ पर किसी भी नाम से आपने क्लास दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कंटेनर के नाम से दे दिया। कॉपी करिए जरा कंटेनर को और फूटर डॉट सी में आ जाइए। सबसे पहले आपको डॉट लाके कंटेनर को सिलेक्ट करना है और इसमें विड्थ देना है। तो मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया इस से 100%। और यहाँ पर मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ इसका। तो मैंने हाइट का यूज किया इस से, और यहाँ पर मैंने हाइट डिफाइन कर दिया 200 या 300 पिक्सल। 300 पिक्सल में डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैंने #000 ये वाला कलर दिया ताकि ब्लैक कलर आ जाए। उसके बाद में कलर प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कलर इसका व्हाइट। तो मैंने व्हाइट कलर यूज किया, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो व्हाइट कलर में दिखेगा। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं चीज की। मैंने रिलोड किया, अभी ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं फर्क पड़ा इस पे, क्योंकि जो है आपने इसको लिंक नहीं किया। तो कहाँ लिंक करेंगे हम, फूटर डॉट सी एस एस को फूटर डॉट जेएस के अंदर। तो लिंक करने के लिए क्या करना है आपको,
यहाँ पर बस आपको इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करेंगे? फूटर डॉट सीएसएस को। तो जहाँ पर आपका फूटर डॉट जेएस है वहीं पर है आपका फूटर डॉट सीएसएस। बस इस तरीके से आपको लिख देना है फूटर डॉट सीएसएस। तो जिस तरीके से आपने नाम रखा होगा उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर एक्सटेंशन कोड लगाना कंपलसरी है। तो जब इस तरीके से आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक्सटेंशन कोड यहाँ पर लगा देना है। मैंने रिलोड किया, ये देखिए फूटर हमारा बन गया। ठीक है। तो फूटर का हाइट ज्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। कहाँ से कम करेंगे? यहाँ से। इसको आप 200 कर दीजिए। इस तरीके से है ना। तो अभी थोड़ा सा हाइट इसका कम हो जाएगा और जूम भी है मेरे ख्याल से, तो इसको जो है जूम आउट में कर देता हूँ। ठीक है, ये दिखा। तो अब आप फूटर के अंदर जो भी डिजाइन रखना चाहते हैं उस तरीके का डिजाइन आप कर सकते हैं। कहाँ डिजाइन, कहाँ पर एलिमेंट का यूज करेंगे? देखिए फूटर डॉट जे इसके अंदर आप इसके अंदर जो है अलग अलग डिप बनाइए और अलग अलग डिप के अंदर अलग अलग चीजों को आप शो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको नेपबार में काम करना है तो नेपबार डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पर और भी कंपोनेंट अगर आपको बढ़ा, यानी कि और भी एलआई अगर आपको बढ़ाना है, यानी कि जो मेन्यू है आपको बढ़ाना, जैसे अबाउट के बाद इमेजेस इस तरीके डिफाइन करना है तो यहाँ पर इमेजेस कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आपको वीडियोस के बारे में डिफाइन करना तो वीडियो डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो ये देखिए बढ़ जाएगा इससे। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। तो बस आपको इसी को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ध्यान इस पे देना है आपको, यानी कि किस तरीके से क्या डिजाइन बनाया गया और क्या रीजन किया गया, क्या एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है। तो एक्सपोर्ट आपको फंक्शन को करना है, यानी कि जो फंक्शन नेम है उसी को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और डिजाइन का काम डिजाइन वाले कॉन्स्टेंट के अंदर। और याद है ये आपका कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, ये आपका पैरेंथेसिस होता है। तो डिजाइन का काम सारा पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे। यही चीज यहाँ पर भी हुआ। पैरेंथेसिस के अंदर आपने डिजाइन का काम रखा और इसी डिजाइन को आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है। एक्सपोर्ट किसको करेंगे? एक्सपोर्ट कांस्टेंट को करेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा उसको करेंगे। ठीक है। तो बस इतना आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अभी अभी ज्यादा सोचना नहीं है आपको कि कैसे क्या यूज करना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से फॉलो हो रहा है, इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। और किस तरह से सीएसएस का फाइल लिंक करके सीएसएस में काम किया जाएगा उस पर आपको ध्यान देना है। अभी ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे यहाँ पर सीएसएस यूज होगा, कैसे वहां पर सीएसएस होगा, कैसे बूट स्टेप यूज होगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आपको बस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और सीएसएस का जो फाइल इंपोर्ट करके यूज किया गया या इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में जैसे इंपोर्ट किया गया, ये सारी चीजें ये कैसे की गई, ये इस पे आपको ध्यान देना है। इसी पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और हाँ, ये अभी तक हमने ऐसे बनाया, आप इसको और बेटर डिजाइन में बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप जो है और भी बड़े कंटेंट को डिफाइन करिए। पैराग्राफ वगैरह बनाइए, है ना, हेडिंग के साथ पैराग्राफ भी बनाइए। फूटर के अंदर और भी एलिमेंट बनाइए, जरा इस तरीके से अलग अलग बॉक्स बनाइए इसके अंदर। और कंटेनर का, यानी कि इसका जो है फुल करिए, यानी कि इसके अंदर कुछ चीजें बनाइए। जैसे फूटर होता है तो कहीं से भी आप फूटर का हिंट लेके वहां से बना सकते हो। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।